हेलो प्यारे विद्यार्थियों। तो इस वीडियो में बात करेंगे अपन राजस्थान की क्लाइमेट के बारे में। कुछ बहुत छोटी मतलब छोटी मोटी जानकारी है जलवायु के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान रखनी है परीक्षा के हिसाब से, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए इस वीडियो में या जो मतलब आगे जो नोट्स हैं इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक तो जलवायु क्या होती है, फिर जलवायु कैसी होती है, अपने यहाँ की कैसी है मतलब राजस्थान की। इसके अलावा जलवायु का जो वर्गीकरण है वो इसके अलावा ऋतु वर्गीकरण है, और उससे संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे अपन। तो एक तो जैसे जलवायु है किसको कहा जाता है, तो एक होता है मौसम। जो अल्पकालिक घटनाएं होती हैं उनको अपन मौसम कहते हैं। मतलब जैसे दिन में धूप थी भयंकर, आज शाम को बारिश होने लग गई तो मौसम वो चेंज हो गया, ये चीज़ें। और अगर बात करें जलवायु की, तो वो होता है दीर्घकालीन जो घटनाक्रम होता है पूरा का पूरा, उसको जैसे आगे नीचे दे भी रखा है, 30 सालों का एवरेज निकालते हैं, उसके आधार पर जलवायु उस किसी स्थान विशेष की तय करते हैं। हम्म, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को कहा जाता है जलवायु, और इसका निर्धारण 30 सालों की औसत दशाओं के आधार पर किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे आप। एक तो हो गया वायुमंडल की दीर्घकालीन जो घटनाएं हैं उनको जलवायु कहते हैं अपन। जो भी अपनी पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है उसमें घटनाएं तो मंडल में अधिकतर होती हैं, वो सारा का सारा मामला। और एवरेज निकाला जाता है 30 सालों का। ओके। अब अपने राजस्थान की अगर बात करें, तो राजस्थान की जलवायु है वो कैसी है, ये सामान्य सा प्रश्न सभी के मन में भी आता है ये कि हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है। तो ये एक तरह से जो मतलब पृथ्वी का प्रतिरूप मान लीजिए आप। तो इसमें जो ध्रुव हैं उस तरफ हो गया शीत, और जो भूमध्य रेखा है सबसे बीच में जहाँ पर सूर्य सीधा चमकता है ज़्यादा, तो वो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ जाएगा। तो 0 से लेकर 23.5 डिग्री साउथ हो, चाहे 23.5 डिग्री नॉर्थ हो, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये आ जाएगा उष्ण कटिबंध में। और उष्ण कटिबंध में अपने राजस्थान में जैसे टोटल 33 जिले हैं, उनमें से एक जिला आता है बांसवाड़ा। वो उष्ण कटिबंध में आता है। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब कि जो कर्क रेखा कह लो, कर्क रेखा है उससे थोड़ा सा भाग उसका नीचे की तरफ आता है, तो इस कारण बांसवाड़ा को इसमें मानते हैं अपन। बाकी जो 32 हैं वो शीतोष्ण में आते हैं। और जो राजस्थान की स्थिति है, हाँ ये बात कर रहे थे अपन, राजस्थान की स्थिति शीतोष्ण में 32 जिले हैं और उष्ण में एक बांसवाड़ा है। जलवायु का वर्गीकरण, क्लाइमेट जो क्लासिफिकेशन है उसमें एक तो हम जनरली बातचीत करते हैं वो सामान्य वर्गीकरण हो गया। इसमें 5 प्रकार की अलग अलग जलवायु राजस्थान के अंतर्गत हम बताते हैं, वर्गीकृत करते हैं, और उसका आधार हम मानते हैं वर्षा। और कुछ विद्वान भी हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की है, तो वो विद्वानों ने क्या बातचीत की है उस पर भी बात कर लेते हैं। व्यक्तिगत वर्गीकरण मतलब व्यक्तिगत रूप से उन्होंने ये वर्गीकरण किया है। तो इसमें एक कोपेन है, त्रिवार्था है, और एक है थार्नथवेट। तो कोपेन ने जो आधार माने हैं उसमें वनस्पति, वर्षा और तापमान को आधार माना है। त्रिवार्था ने केवल वर्षा, जो कि हम उधर मानते हैं सामान्यतः वही माना है। थार्नथवेट ने इसमें तापमान को भी माना है, वाष्पीकरण की मात्रा को माना है, और वर्षा को माना है। तो ये व्यक्तिगत वर्गीकरण है राजस्थान की जलवायु के बारे में। तीन विद्वान जो भूगोलवेत्ता हैं, कोपेन, त्रिवार्ता और थार्नथवेट। इसमें सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त की अगर बात करें तो वो थार्नथवेट हैं, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। सामान्य वर्गीकरण की अगर अपन बात करें, तो सामान्य वर्गीकरण में जो भाग हैं वो टोटल 5 हैं, और इसका जो आधार है वो है वर्षा। ठीक है। और सामान्य जो भाग हैं उन पर भी बात कर लेते हैं अपन, क्या क्या उनके नाम हैं। शुष्क कटिबंध जलवायु, अर्ध शुष्क कटिबंध जलवायु, उप आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु, ये सामान्य वर्गीकरण है। अब इसको वर्षा के आधार पर, तो 0 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा जिस क्षेत्र में होती है उसको कहते हैं अपन शुष्क कटिबंध जलवायु। 20 से 40 सेंटीमीटर तक की अगर बरसात होती है तो उसको अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत लेंगे। और भौतिक प्रदेश के आधार पर अगर उसको अपन मतलब मैप करना चाहें, तो शुष्क कटिबंध जलवायु पश्चिमी मरुस्थल में आएगा। अर्ध शुष्क कटिबंध जलवायु है वो भी, ये 20 से 40 वाला, वो भी पश्चिमी मरुस्थल में आएगा। उसके बाद उपार्द्र जलवायु, 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा अगर होती है तो वो अरावली वाला क्षेत्र। इसके बाद आर्द्र क्षेत्र, 60 से 80 सेंटीमीटर बरसात होनी चाहिए साल में, पूर्वी मैदान। और अति आर्द्र जिसमें 80 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, और वो क्षेत्र हो गया हाड़ौती। अगर मैप के आधार पर अपन बात करें तो इस तरह से ये मान लीजिए राजस्थान है अपना। तो इसमें ये जो क्षेत्र हो गया ये अपना पहला हो गया शुष्क कटिबंधीय, मतलब जैसे जैसलमेर का सम वाला क्षेत्र है जहाँ 5 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है।
तो वो वाला क्षेत्र हो गया। उसके बाद अर्ध शुष्क हैं, जो अरावली तक का जो भाग है, पूरा का पूरा जो रेगिस्तान है अरावली को टच कर रहा है, वो वाला भाग है जो दूसरे नंबर में आ जाएगा 20 से 40, ये भी पश्चिमी मरुस्थल। उसके बाद जो उप आर्द्र क्षेत्र है 40 से 60 वाला, ये जो अपना अरावली वाला भाग है ये पूरा इसमें आ जाएगा। और उसके बाद आर्द्र और अति आर्द्र, तो इसको अपन ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि ये जो हाड़ौती का पठार है या झालावाड़ वगैरह ये जो जिले हैं साइड में आ रहे हैं, ये अति आर्द्र में 5वें नंबर में आ जाएंगे, और चौथे नंबर में आ जाएगा आर्द्र में 60 से 80 सेंटीमीटर तक वार्षिक वो पूर्वी मैदान, यानी कि ये वाला भाग है इसमें। ओके, यही सारी चीज़ें जो मैं प्रयास कर रहा था पूरा कंप्लीट यहाँ एकदम शानदार समझा रखा है। ये हो गया अपना पहला 0 से 20 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र, जिसको अपन शुष्क कह सकते हैं। फिर ये एरिया जहाँ 20 से 40 तक, फिर यहाँ 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 120 वाला क्षेत्र। और मैप से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और कोई समस्या वाली बात है नहीं। एरिड हो गया, सेमी एरिड, सेमी का मतलब होता है अर्ध, फिर उसमें सब ह्यूमिड है, उपार्द्र है ना, आर्द्र और अति आर्द्र। ह्यूमिड का मतलब हो गया आर्द्र। ओके, नेक्स्ट है व्यक्तिगत वर्गीकरण। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। व्यक्तिगत वर्गीकरण में मतलब कि समझने का प्रयास करेंगे, अगर समझ में आ जाता है यहाँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो व्यक्तिगत वर्गीकरण है उसको आप भी जब नोट्स बनाएंगे तो कॉपी में एक दो बार मैप वगैरह बना के और विद्वानों के आधार पे उसको किसी फॉर्मूलाज के साथ सेट करके अगर याद करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। व्यक्तिगत विवरण में ये लिखा हुआ है, ये आपको काम का नहीं है 100 वर्ड तो। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सबसे पहले अपन देख रहे हैं। इस वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा उन्होंने, तो 4 पार्टीशन किए हैं, और आधार में वनस्पति, वर्षा और ये सारी चीज़ें रखी हैं। तो ये एक यहाँ पर डायग्राम बनाया है, इसके आधार पर इसको समझने का प्रयास करते हैं अपन। मामला क्या है जो देखिए, जैसे आप नॉर्मली याद रखेंगे तो ABCD आपको आती हैं, तो इसी क्रम में आप जो ध्रुव हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो जो अपनी भूमध्य रेखा है उसको मान लेंगे आप A, उसके बाद फिर B, फिर C, फिर D और E। और मतलब क्या समझेंगे इसका, जैसे A जहाँ है यानी बीच में सबसे सबके बीच में, तो वो हो गया आपका उष्णकटिबंध। उसके बाद B है, उसके 2 पार्ट कर रखे हैं, इसमें एक तो W और एक S के नाम से बताया। S में आप सेमी भी समझ सकते हैं, जिसको अपन अर्ध शुष्क कह सकते हैं, या S का स्टेपी भी निकाल सकते हैं आप, ये स्टेपी शब्द है। ओके, बाकी जो शुष्क मरुस्थल है उसको बताने के लिए W का उपयोग करेंगे अपन। C का उपोष्ण, D हिमतुल्य, और जो E है वो टुंड्रा तुल्य कह सकते हैं जिसको, या पूरा का पूरा जो अपना लास्ट एंड फाइनल जो जगह है, ध्रुव है, उस पर जो जलवायु है वो, जिसको बर्फ या टुंड्रा तुल्य मान सकते हैं। और ये दोनों यानी कि ई और डी में जो आ रहा है हिमतुल्य या बर्फ वाली, तो ये राजस्थान में नहीं है। तो कौन कौन से हैं, तो उसमें A, B और C। अब मैप से देखेंगे कि यहाँ क्या स्थिति बन रही है। तो इसमें बी आप समझ ही पा रहे हैं, बी के 2 पार्ट कर रखे हैं, डब्ल्यू और एस। एस को समझना अर्ध शुष्क मरुस्थलीय या स्टेपी जलवायु, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब समझना शुष्क मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु। तो अपने यहाँ जो 4 पार्ट हैं उनके नाम देख लीजिए। AW है, PWHW, जहाँ ये ए आ रहा है तो ए का मतलब आपको यही समझना है, अभी जस्ट हमने देखा था उष्ण, ये सब ए के लिए आएगा, तो उष्ण है। फिर यहाँ W आया है तो W का मतलब आप समझ जाएंगे, अगर कैपिटल है तो ठीक है, स्मॉल है तो उसके लिए आगे देखेंगे अपन। ये बी है तो बी का मतलब आप समझेंगे यहाँ पर ये शुष्क मरुस्थल मतलब कि शुष्क जलवायु से रिलेटेड है। और डब्ल्यू इसमें आ गया तो फिर शुष्क मरुस्थल आ गया इसमें। एच का मतलब हीट, तापमान से संबंधित शब्द हैं ये ऐसे, जिन्होंने मतलब कि एक संकेत के तौर पे इनको भी यहाँ शामिल किया है। फिर तीसरे नंबर की है BSHW, तो इसमें एस का मतलब आपको सेमी से समझना है। और जो चौथा प्रकार है वो है CWG। अब सी का मतलब क्या है, तो सी का मतलब हमने अभी देखा था यहाँ उपोष्ण कटिबंध, तो उपोष्ण कटिबंध वाला जो भाग है वो मैप में देखते हैं, आगे मैप भी है इसका तो कंप्लीट। ये रहा कोपेन का जो वर्गीकरण है वो राजस्थान मैप, मैप में क्या स्थिति रहेगी उसकी, ये चीज़ आप यहाँ देखेंगे। जो सबसे पश्चिमी भाग है उसको BWHW के नाम से उन्होंने बताया है। फिर दूसरे नंबर पे यानी उससे थोड़ा आगे अपन आएंगे तो BSHW, उसके बाद CWG, और लास्ट ही लास्ट है उसको बनाया है बताया है AW के नाम से। और मतलब कौन कौन सा भाग है या जिला वाइज अगर अपन इसका वर्गीकरण करें तो बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इनका आंशिक भाग, ये तो पूरे के पूरे जैसलमेर और बीकानेर। फिर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का आंशिक भाग BWHW के अंतर्गत आता है।
उसके बाद BSHW में आता है लूणी बेसिन पूरा का पूरा, नागौर, शेखावटी और घग्गर बेसिन। इसके बाद तीसरे नंबर पे CWG की अगर बात करें तो अपना इधर अजमेर हो गया, भीलवाड़ा, बूंदी हो गया, चित्तौड़, ABCD पूरा लिखा है, जयपुर, दौसा, टोंक वाला क्षेत्र हो गया, सिरोही हो गया, इसमें उदयपुर का भी भाग इसमें शामिल है। RSTU से आप समझ जाएंगे, राजसमंद हो गया इधर, फिर S का सिरोही और सवाईमाधोपुर समझना है, T का आपको समझना है टोंक, ठीक है, और U का उदयपुर समझना है। ऐसे सूत्र के रूप में, जैसे ABCD हमने एकीकरण वगैरह में पढ़ा है तो वहाँ से ध्यान रह जाएगा, फिर RSTU ये याद रख लेंगे। और AW में क्या आता है, तो एक माउंट आबू सिरोही का जो भाग है वो आता है, इसके अलावा वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला भाग, और हाड़ौती। इसमें हाड़ौती में जो बूंदी वाला पोर्शन है, बूंदी वाला भाग है, वो CWG के अंतर्गत आता है, AW के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी पूरा हाड़ौती, कोटा, बारां और झालावाड़ ये आता है। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल आपका कोपेन का वर्गीकरण है। एक बार मैप बनाएंगे, जब नोट्स बनाएंगे तो उस समय मैप में और व्यवस्थित आप लिखेंगे तो ये जरूरी याद हो जाएगा। पहले BW है, उसके बाद S है। देखिए अर्ध मरुस्थल, एक पूरा मरुस्थल है तो सबसे लास्ट में मरुस्थल है, उसके बाद S आ रहा है तो अर्ध मरुस्थल तो उसके इधर होगा। और CWG है, मतलब सी किसके लिए आना चाहिए था, थोड़ा सा ऊपर की साइड में, जैसे हमने जो पृथ्वी का मैप बनाया था उसमें इस तरह से लिखा था तो ABC, तो ये जो C वाला भाग है ये इधर आएगा। लेकिन उन्होंने चूंकि वर्षा के अलावा भी चीज़ों को काम में लिया है, इस कारण ये C है जो अपना मैदानी और जो अरावली वाला भाग है उसमें आया है। ओके, अब इनकी जो विशेषताएं क्या हैं क्षेत्र वाइज वो भी देख लेते हैं। AW की जलवायु कैसी होगी, उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु होगी। ओब्लिक है तो दोनों ही ध्यान रखेंगे। वनस्पति कैसी होगी, सवाना, सवाना का मतलब ऊंची और सघन घास, सवाना जो क्षेत्र है उसमें जिस प्रकार की घास वगैरह पाई जाती है वैसी। विस्तार कहाँ, तो कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी को छोड़कर पूरा हाड़ौती। इसके अलावा वागड़, वागड़ का मतलब डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और इसके अलावा एक सिरोही का भाग हो गया माउंट आबू। और इस जलवायु प्रदेश में सघन वनस्पति पाई जाती हैं। आप इस प्रकार समझ सकते हैं इसको, जो मकर रेखा है, मतलब अपनी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर तापमान ज़्यादा होता है, बारिश भी ज़्यादा होती है और सूर्य ताप भी ज़्यादा मिलता है, तो वो वनस्पति के लिए अनुकूल दशाएं हैं, इसी हिसाब से वहाँ पर वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है। दूसरे नंबर पे हैं BWHW, तो ये शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। और इसकी जो वनस्पति है वो होती है मरुद्भिद वनस्पति। मरुद्भिद का मतलब आप समझेंगे, इसको अंग्रेजी में या साइंटिफिक नाम इसका जीरोफाइट्स हैं। और अगर नाम लेकर बताऊं तो जैसे थुअर है, नागफनी है, कैक्टस हैं, या कंटीली झाड़ियाँ वगैरह हैं, ये चीज़ें मरुद्भिद वनस्पति। विस्तार इसका जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू का आंशिक भाग। न्यूनतम वर्षा वाला जलवायु प्रदेश, और यहाँ पर कंटीली वनस्पति ऐसे समझ लेंगे आप, कोई समस्या वाली बात नहीं। फिर तीसरे नंबर पे है BSHW। मैंने मतलब हम जब मैप की बात कर रहे थे, उस समय मैप में सबसे पहले मैंने ये बताया था, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और लास्ट में ये। तो हमने अभी ये वाला पढ़ लिया है पहले, उसके बाद फिर 2 नंबर और 3 नंबर की तरफ चल रहे हैं आप, 2 नंबर और 3 नंबर की तरफ। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, ये अपने हिसाब से अपन पढ़ सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। वर्गीकरण कर रखा है, जहाँ से जैसा प्रश्न आएगा वैसे देख लेंगे अपन। तो इसमें जलवायु कैसी होती है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय या स्टेपी टाइप की। एस लिखा हुआ है, एस का मतलब आपको एक तो शब्द याद रखना, सेमी, सेमी का मतलब होता है आधा, अर्ध। और एस का मतलब भी और आप आगे निकालना चाहे तो स्टेपी भी निकाल सकते हैं, स्टेपी टाइप की जलवायु। वनस्पति स्टेपी टाइप की होती हैं, और स्टेपी टाइप की वनस्पति में होता क्या है, तो कुछ मतलब कि तो मरुस्थल में जैसे अपन बात कर रहे थे कंटीली झाड़ियाँ वगैरह हैं, तो इससे थोड़ी ठीक स्थिति में आ जाएगी स्थिति, बड़े वृक्ष भी मिलेंगे यहाँ, खेजड़ा वगैरह दिया। विस्तार लूणी बेसिन, घग्गर बेसिन, नागौर और शेखावटी। शेखावटी में जैसे सीकर, झुंझुनू, पूरा पूरा चूरू ये आ गया, नागौर है। घग्गर बेसिन में फिर हनुमानगढ़ और गंगानगर का क्षेत्र भी आ जाएगा इसमें। लूनी बेसिन में कौन सा आ जाएगा, तो अपना ये थोड़ा सा भाग अजमेर के बाद पाली वाला है, और ये कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, कौन सा, एस जिसमें आ रहा वो है ना, BSHW वाला, अर्धशुष्क वाला। आगे है CWG, तो ये उप आर्द्र जलवायु है, मानसूनी वनस्पति पाई जाती हैं। और फैलाव कहाँ है, तो पूरा का पूरा जो मैदानी है भाग है, पूर्वी मैदानी भाग, और कुछ हिस्सा जो इसका अपना अरावली का है उसमें। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, राजसमंद, सिरोही, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर और जयपुर। और सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश और सघन जनसंख्या का निवास, ये इसकी विशेषताएं हो गई। तो काफ़ी सरल है, मुझे लगता है कि हम याद कर सकते हैं चाहे तो, इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है। कोपेन वाला वर्गीकरण, नाम क्या क्या थे तो एक बार वापस से रिकॉल कर रहे हैं अपन, BWHW, फिर BSHW, CWG और AW।
एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है इसमें कि निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं बताया, तो ये चारों नाम पक्के याद रखेंगे, तो इनके अलावा जो नाम आएगा वो आपका सही उत्तर रहेगा वहाँ। आगे बात करते हैं ट्रिवार्था ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया है उसके बारे में। तो इसने भी चार ही भाग बांटे हैं, लगभग वही बातें हैं सारी की सारी, इसने कुछ एक आध चेंज किए हैं, जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू हटा दिए शायद। कोपेन ने जहाँ ए डब्ल्यू कहा उसको इसने भी ए डब्ल्यू ही कहा, तो चलो याद करने में सुविधा हो गई अपने। पी डब्ल्यू एच डब्ल्यू जिसको कहा इसने बी डब्ल्यू एच ही कहा, बी डब्ल्यू एच ही कहा, ये आगे वाला डब्ल्यू हटा लिया। बी एस एच डब्ल्यू को इसने बी एस एच कहा, ये डब्ल्यू हटा लिया स्मॉल लेटर वाला, और सी डब्ल्यू जी को सी ए डब्ल्यू कहा, डब्ल्यू जी के बजाय सी ए डब्ल्यू, बस इतनी सी बात है, याद रह जाएगा ये। थर्ड फेट जलवायु वर्गीकरण, तो ये क्योंकि इसको सबसे मेन माना है, मुख्य माना है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इसने भी चार ही भाग माने हैं, और उसमें और इसमें जो मूल अंतर है वो यही है। उसने जो एस वाला था, मतलब उसने का मतलब ऐसे कोपेन और अपने ट्रीवार्था ने एस वाला था उसको सबसे बड़ा भाग माना था, और यहाँ पर इसने डी ए डब्ल्यू वाले भाग को बड़ा माना है सबसे, तो ये थोड़ा एक मूलभूत अंतर है, ध्यान रख लेना। वैसे जो आधार लिए हैं वो तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा, वर्षा लगभग सब में ही है, सामान्य में भी हम वर्षा के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ जो शब्दों का हेरफेर है, वर्णों का हेरफेर है, उसको देख लेते हैं। जैसे सी है उपार्द्र, डी बताएगा अर्ध शुष्क, ई शुष्क बताएगा। और किस तरह से इसको डिवाइड किया है, तो सी के साथ ए डब्ल्यू को मिलाया है, डी के साथ ए डब्ल्यू को मिलाया है, डी के साथ बी डब्ल्यू को मिलाया, ई के साथ ए और डी को मिलाया है। और ई ए डी डी बी डब्ल्यू, तो ई ए डी में क्या क्या है जिसका विस्तार, तो शुष्क कटिबंधीय जलवायु है, और जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर में इसका विस्तार माना है ई ए डी का। फिर डी बी डब्ल्यू का विस्तार कहाँ माना है, तो बीकानेर, चूरू में, है ना, और गंगानगर, हनुमान, या जी एच का मतलब आप समझेंगे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। उसके बाद डी ए डब्ल्यू है, तो इसका जो विस्तार है वो ए बी सी डी पूरा ही दे रखा है, इसको अभी मतलब व्यवस्थित देखेंगे। जलवायु कैसी है, तो अर्ध शुष्क है, और विस्तार कहाँ है, तो जो क्षेत्र है आप देख पा रहे हैं पूरा अरावली वाला क्षेत्र हो गया एक तरीके से, इसके अलावा जो पूर्वी मैदान के जितने भी जिले हैं वो सारे के सारे आ गए। और लास्ट है सी ए डब्ल्यू वाला दे रखा है, तो इसकी जलवायु कैसी होगी, तो उपार्द्र। अब यहाँ बार बार आर्द्र शब्द आ रहा है, उसको ऐसे समझेंगे जहाँ ज़्यादा बरसात होती है वहाँ आर्द्रता ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिक उस सब मतलब जो जलवायु क्षेत्र है उसके साथ आर्द्र शब्द जुड़ जाएगा। उपार्द्र का मतलब थोड़ा कम आर्द्र। विस्तार इसका तो हाड़ौतीपुरा, बूंदी को छोड़कर जैसे वहाँ था वही सेम चीज़ यहाँ आई हैं, इसके अलावा वागड़ हो गया और माउंट आबू, तो ये तो उसमें जो सी डब्ल्यू जी में आ रहा था वही सेम चीज़ें सी ए डब्ल्यू में आ गई। अर्थवेट का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, ऐसे पूछा जा सकता है प्रश्न, डी ए डब्ल्यू, इसको पक्का याद रखना है, डी ए डब्ल्यू सबसे बड़ा माना है इसने। जबकि जो कोपेन ट्रिवार्ता है उन्होंने बी एस एच डब्ल्यू को सबसे बड़ा माना, बी एस एच डब्ल्यू। व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त, अब ये ध्यान रखना इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर थानथवेट का नाम। ओके, अगला देखते हैं पॉइंट अपन, जलवायु ऋतु वर्गीकरण। तो ऋतु वर्गीकरण में राजस्थान में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे ऋतुएं हैं तो अपने यहाँ मुख्यतः तीन ऋतुएं हैं, लेकिन यहाँ डिवाइडेशन में चार ऋतुएं आ रही हैं, तो चारों ध्यान रखेंगे, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में लू, आंधी, बबूलिया, ये मुख्य बातें हैं। मार्च से जून के बीच में ये रहता है। मानसून, वर्षा ऋतु एक ही बात है, जून से लेकर सितंबर तक। फिर शरद ऋतु में मानसून निवर्तन का जो समय है, या कार्तिक हीट, अचानक से जब मानसून जाता है तब तापमान बढ़ता है, वो वाली बात, अक्टूबर नवंबर की। और शीत ऋतु में मावठ, जो आपको ध्यान रखनी है, जलवायु के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण बातों में आती हैं। शीतलहर, दिसंबर से फरवरी तक का जो समय है वो शीत ऋतु। देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं खास, तो, थोड़ा सा व्यवस्थित, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में एक तो हो गया लू, ये शब्द आपको क्लियर होना चाहिए, गर्म हवाएं और शुष्क हवाएं, आर्द्रता नहीं होती हूँ, ठीक है। टेम्परेचर हाई रहता है, और जो एयर प्रेशर है वो लो रहता है, वायु दाब है कम होता है, और तापमान ज़्यादा होता है, हाई होता है। आंधी, धूल भरी, ठीक है, और इसमें आर्द्रता होती है, आर्द्रता युक्त या नमी युक्त हवाएं। और श्री गंगानगर है उसमें सबसे ज़्यादा आती हैं, ऐसा कहीं प्रश्न भी देखा होगा। लू है सर्वाधिक, कहाँ भागती है, कहाँ चलती है लू, मतलब कि जो खतरनाक हवाएं हैं लू वाली, तो बाड़मेर में सर्वाधिक। और तीसरे नंबर पे है बबूलिया, तो ये धूल भरी एक तरह से चक्रवाती हवाएं होती हैं, जानते हैं अपन, बचपन में खूब आनंद लिया होगा आपने भी। और बबूलिया सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, तो वो बीकानेर में आते हैं, ठीक है।
कुछ खास बातें और, जैसे ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान बढ़ाती है वो है लू। वह घटना जो तापमान को कम करती है वह है आंधी, क्योंकि कुछ बादल वगैरह आ जाते हैं साथ में और नमी रहती है। सर्वाधिक गर्म माह कौन सा होता है, तो जून, कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। और अगर गर्मी की बात करें तो सबसे गर्म जिला है वो चूरू है। ऐसा मतलब पहले कहीं पढ़ा था मैंने कि गर्मी के दिनों में चूरू की जो सड़कें हैं चूरू शहर की, उस पे जो अपना ये मतलब अग्निशमन दल है वो दिन में पानी की सप्लाई करता, मतलब पानी छिड़कता है वहाँ रोड पर, इतनी मतलब भयंकर गर्मी रहती है। ऐसा सुना था तो अजीब ही लगा मुझे भी, और हो भी सकता है क्योंकि अगर मतलब बहुत ज़्यादा रोड अगर गर्म है तो वहाँ जो ट्रैफिक में समस्या आ जाएगी। स्थान की अगर बात करें सबसे गर्म तो वो फड़ौदी है जोधपुर में। और बोरियावली एक बीकानेर का मतलब स्थान है, वहाँ पर भी उसको मतलब स्थान के रूप में मानते हैं, लेकिन ये स्टार लगा रखा है, इसको ध्यान में रखना है। जो एग्जैक्ट आंसर है वो फड़ौदी जोधपुरी है, अभी मानते हैं। दैनिक तापांतर की अगर बात करें, दैनिक तापांतर के तापांतर दो प्रकार के, दैनिक है और वार्षिक। तो दैनिक तापांतर तो सर्वाधिक कहाँ का है, जैसलमेर का। अब कारण क्या है ये भी समझ लो, आपको याद रहेगा। जैसे जो जैसलमेर है उसमें जो सर्वाधिक फैलाव है वो किसका है, रेत का है। अब रेत की खासियत क्या है, जल्दी से गर्म होती है, जल्दी से ठंडी होती है। तो दैनिक तापांतर, दिन में जब गर्मी होगी भयंकर तो रेत फटाफट से गर्म हो जाएगी, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, यानी 45 डिग्री तक चला जाएगा। और रात के समय में फटाफट से वो ठंडा हो जाता है तो वो 25 डिग्री तक आ जाता है। तो ये दैनिक तापांतर है, जैसलमेर में सर्वाधिक होता है। वार्षिक तापांतर का मतलब ऐसे समझेंगे पूरे साल के दौरान गर्मियों में सबसे उच्चतम तापमान और सर्दियों में निम्नतम तापमान। तो वो 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, गर्मियों में 50 तक और सर्दियों में 10 तक। तो ये वार्षिक तापांतर है सर्वाधिक चूरू में। इसको याद रखना, परीक्षा में आने जैसा प्रश्न है, कंफ्यूज करने जैसा प्रश्न है, क्योंकि हम जब गर्मी की ऐसी बात आती है तो सामान्यतः अपना दिमाग जाता है जैसलमेर की तरफ, लेकिन वार्षिक तापांतर अगर पूछा तो उसमें चूरू सही है। फिर बात करते हैं वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु के बारे में खास खास बातें क्या हैं, तो एक तो ये जो मानसून शब्द है इसकी उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। ऐसे भी ध्यान रखना, हिंदी में भी काम आने वाली चीज़ें हैं। ऐसे आ सकता है, मतलब कौन सी भाषा का है, तो अरबी भाषा का है। और सबसे पहले इसका जो उपयोग किया था इस शब्द का अल मसूदी ने किया था। मतलब अरबी विद्वान ही है ये। अर्थ क्या होता है, तो मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन से जो हवाएं हैं वो जल से स्थल की ओर चलने लग जाती हैं, उसको अपन मौसम कहते हैं, मतलब कि मानसून कहते हैं, ऋतु में परिवर्तन। और मानसून का मतलब एक तरीके से यही है, बारिश होना। बात अगर अपन समझें ऐसे, तो जैसे ये भारत है, तो मानसून के समय में क्या होता है, जो समुद्र हैं जैसे अरब सागर हो गया या फिर बंगाल की खाड़ी, तो इस साइड से हवाएं हैं वो अपने स्थल भाग की तरफ चलने लग जाती थी, ये एक मानसून है। बस यही बात ये कह रहा है, जल से स्थल की ओर हवाओं का चलना, ऋतु में परिवर्तन। मानसून का नाम दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब दक्षिण पश्चिमी मानसून क्यों कहते हैं, तो इसको आप ऐसे समझेंगे, वापस से मैप बना रहा हूँ मैं। ये तो हो गया अपना दक्षिणी भाग और ये हो गया पश्चिमी भाग, और हवाएं आती हैं इस तरह। अल नीनो ला नीनो अगर आपने सुना है तो वो पेरू की गर्म जलधारा और वो सारा का सारा मैटर इस साइड का है, तो यहाँ से हवाएं आती हैं। तो ये दक्षिण पश्चिम हो गया बीच। मानसून की तिथियां, कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं आ सकती हैं परीक्षा में। तो आगमन तिथि में देश में 1 जून मानी जाती है सामान्यतः, जो मुख्य भूमि है उसको 1 जून को ये छू लेती है, मालाबार तट केरल पर। जो मानसून है वो राजस्थान में 15 जून। अब 15 जुलाई भी निकल गया है, लेकिन 15 जून के लगभग अपने यहाँ बारिश हुई थी ऐसा, तो वो प्री मानसून भी कह सकते हैं उसको। बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, क्योंकि जब अपन इस तरह मैप में देखेंगे यहाँ से हवाएं आ रही हैं तो सबसे पहले जो अपना दक्षिणी राजस्थान है वहाँ, तो फिर वो डूंगरपुर बांसवाड़ा। ऐसे भी आ सकता है प्रश्न की मानसून सबसे पहले कहाँ आता है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है। और निवर्तन तिथि, निवर्तन का मतलब वापस जाने वाला, तो देश में 31 अक्टूबर है। अब देश में इतनी मतलब जैसे यहाँ भी 1 जून आया, फिर यहाँ 31 अक्टूबर आया था, ऐसे कैसे। तो ये भी मामला अभी समझेंगे अपन। राजस्थान में 27 से 30 सितंबर के बीच में निवर्तन मानसून का हो जाता है। देश के मतलब 15 दिन बाद हैं, और इधर पूरा मतलब 1 महीना पहले निवर्तन। तो इसके पीछे का कारण भी ऐसे समझेंगे, जैसे ये अपना भारत का मैप है, इसको मान लीजिए भारत का मैप है, और भारत के मैप में ही अपनी जो राजस्थान की स्थिति है वो ये मान लीजिए। अब यहाँ 1 जून को पहुँचेगा, है ना, इसके बाद घूमते 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 वो पूरा मतलब दिल्ली तक आगे हिमालय तक जाएगा, उसके बाद वापस लौटेगा। तो जैसे यहाँ 1 जून को आया था, अब यहाँ पहुँचेगा वो, तब तक 15 जून हो जाएगी। ठीक है। और उधर घूम के वापस आएगा, तो जब यहाँ से निकलेगा उस समय 27 सितंबर तारीख होगी, लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तब तक 31 अक्टूबर तारीख हो जाएगी। तो पहले आएगा और बाद में जाएगा, देश के हिसाब से अगर बात करेंगे तो। और अपने राज्य की अगर बात करें तो 15 जून उसका आगमन बांसवाड़ा डूंगरपुर से, और निवर्तन वहीं से, और 27 से 30 सितंबर।
कुछ जगह 27 आता है, कुछ जगह 30 सितंबर भी लिखते हैं, इसीलिए ओब्लिक में लिखा है, तो इसको याद रख लेना आप। सबसे पहले अंडमान निकोबार, कहाँ चला गया, देश में मानसून सबसे पहले अंडमान निकोबार 25 मई को पहुंचता है, 25 मई को, ठीक है। लेकिन मुख्य भूमि जो मालाबार तट है केरल, वहाँ 1 जून याद रखना है आपको। जैसलमेर में पूरे देश में, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, दूसरे नंबर का पॉइंट, इसको पक्का याद रखेंगे। पूरे देश में मतलब पूरे भारत देश में जो अपना जैसलमेर है उसमें सबसे लास्ट में मानसून पहुंचता है। इसकी हालत बेचारे की ऐसी है। और कब पहुंचता है, 15 जुलाई को। अपने राजस्थान में वैसे हमने अभी डेट देखी थी 15 जून, उसके भी 1 महीने बाद जैसलमेर तक पहुंचता है। अभी आजकल चुटकुले भी चल रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, जो पैदल पैदल, ऐसी स्थिति जैसलमेर के लिए तो वास्तव में हर कम सालों से ही है। पेट्रोल महंगा नहीं था उस समय से यही स्थिति है, पैदल पैदल ही जाता है वो। मानसून की प्रकृति, तो मानसून का देरी से आना और समय से पहले लौट जाना, ये मानसून की एक बहुत मतलब अभी इस बार महसूस कर पा रहे होंगे सब, कि देरी से आता है, पता ही नहीं है कब लौट जाए, कुछ मालूम नहीं, ये स्थिति अपने यहाँ मानसून की रहती है। शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो मुख्यतः 2 हैं, अरब सागरी और बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागरी में फिर एक पश्चिमी घाट हो गया, छोटा नागपुर हो गया, और हिमाचल शाखा, और राजस्थान से संबंधित जो है वो हिमाचल शाखा ही है। पश्चिमी घाट आप ऐसे समझेंगे जैसे जो अपना भारत का मैप है उसमें, मोबाइल 3 पार्टीशन की बात कर रहे थे अपन, तो इसमें जो समुद्र तट है इसके पास में ही एक कह सकते हैं अपन, मतलब पर्वतमाला है जिसको पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। और फिर छोटा नागपुर आप जानते ही हैं। इसके अलावा एक और शाखा है हिमाचल शाखा, हिमाचल शाखा आप जानते हैं मतलब राजस्थान से भी ऊपर की तरफ। तो जो हिमाचल शाखा है वो अपने राजस्थान से होकर गुजरती हैं और वो अपने यहाँ बारिश करती हैं। बंगाल की खाड़ी से 2 हैं, पूर्वी हिमालय और उत्तर विशाल मैदान की शाखा। इसमें भी जो पूर्वी हिमालय वाली हैं वो राजस्थान तक नहीं पहुँचती हैं, उत्तर के विशाल मैदान वाली शाखा हैं वो राजस्थान में बारिश करती हैं। और सबसे पहले जैसे 2 पार्ट हो गए, अरब सागरी हो गया, बंगाल की खाड़ी, तो उसमें सबसे पहले कौन सा आता है अपने यहाँ, तो अरब सागरीय शाखा, और जो कि हिमाचल शाखा है वो अरब सागरीय वाला मानसून। और सबसे पहले ये आता है, लेकिन बारिश इससे सबसे ज़्यादा नहीं होती है। कारण बता दिया है, जो हवाएं हैं उनकी जो बहने की स्थिति है वो ऐसी हैं, और अपने यहाँ की जो अरावली पर्वतमाला है उसकी स्थिति भी ऐसी है, तो वो उसके समानांतर आगे निकल जाती है, इस कारण ज़्यादा बरसात नहीं होती उससे। और यानी कि सर्वाधिक वर्षा अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है, तो वो बंगाल की खाड़ी शाखा आएगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो इस तरह से आएगी, और जो अरावली पर्वतमाला की स्थिति है वो इस तरह से रहेगी, तो वो यहाँ से टकराएगी तो ज़्यादा वर्षा करेगी। इस तरह का अनुमान आप लगा सकते हैं। एक शब्द और है पूर्वाई। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली जो पूर्वी हवाएं हैं उनको पूर्वाई कहते हैं। पूर्व शब्द इसमें छुपा हुआ है, तो ऐसे समझ लेना आप, पूर्वाई बज रही है मतलब बंगाल की खाड़ी का मानसून आने वाला है। आगे हैं जिनके द्वारा मुख्यतः जो, हाँ, जिनके द्वारा मतलब ये पूर्वाई है, पूर्वाई शब्द है उसी का आगे का वर्णन है। जो पूर्वाई हैं वो अरावली के पूर्वी भाग में बारिश करती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि टकरा जाएगी अगर हवाएं तो फिर पश्चिमी भाग तक पहुंचेगी नहीं। और मुख्य कारण जो पश्चिम में रेगिस्तान रहने का शायद तक यही है, इस तरफ मतलब बारिश हवाएं जा नहीं पाती हैं तो फिर बारिश नहीं होती। मानसून का प्रभाव सर्वाधिक, तो सर्वाधिक बरसात कहाँ होती है, जिला अगर बात करें तो झालावाड़, और स्थान की अगर बात करें तो माउंट आबू किस जिले में है, तो सिरोही में। सबसे कम बारिश जिला अगर बात करें तो जैसलमेर, और स्थान भी जैसलमेर में ही है, एक जगह है जिसका नाम है सम। अब इनकी औसत जो वर्षा है वो देख लेते हैं। झालावाड़ में औसत जो वर्षा होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है, माउंट आबू में 150 से ज़्यादा। जैसलमेर में पूरी जो वार्षिक औसत वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर है, और सम में 0, मतलब बिल्कुल वनस्पति रहित क्षेत्र है, कोई किसी प्रकार की वनस्पति नहीं हुआ। और ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको पक्का याद रखेंगे आप। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 57.5 सेंटीमीटर या 575 मिलीमीटर, इसको पक्का याद रखेंगे। मानसून की दिशा के अनुसार जो प्रभाव है उसको एक मैप से थोड़ा समझते हैं अपन। ये वैसे मैंने मैप में एक बार पहले बता दिया है। ये तो हो गया आपका अरब सागरीय, और ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी वाला, एक तरीके से ऐसे देख सकते हैं। न्यूनतम वर्षा इस क्षेत्र में होती है और सर्वाधिक वर्षा इस क्षेत्र में होती है, दोनों ही जो मतलब कि छोर हैं अपने राजस्थान के, वो स्थिति आप समझ जाएंगे। मानसून के आगे बढ़ने की दिशा ऐसा है, तो ये हिमाचल वाली शाखा की बात कर रहे हैं अपन, जो हिमालय तक जाती है, हिमाचल की शाखा हिमालय तक।
मानसून के दौरान की कुछ घटनाएं, जैसे मानसून प्रस्फोट, भयंकर बारिश कब होती है तो जुलाई में, आज भी हो रही हैं, बढ़िया ठीक ठाक। मानसून प्रतिच्छेदन अगस्त सितंबर। अब प्रतिच्छेदन का मतलब ऐसे समझेंगे आप, जैसे आज बारिश हुई थी, 10-15 दिन तक बरसात नहीं हुई, उसके बाद बारिश हुई, तो ये बीच का जो काल है उसको प्रतिच्छेदन कहते हैं। निवर्तन का मतलब वापस लौटना। कार्तिक हीट, जब निवर्तन मतलब कि मानसून लौट जाता है उसके बाद, अपने यहाँ क्या कहते हैं, आसोज का थावड़ा, ऐसा कुछ शब्द काम में आता है। भयंकर टाइप की गर्मी होती है, बीमार वगैरह हो जाते हैं लोग बाग, तो उसको कार्तिक हीट के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, शायद इसका आगे थोड़ा बहुत शब्दों को भी देख लेते हैं और इसमें दे रखा है। मानसून प्रस्फोट तो हो गया तेज वर्षा, ये मानसून वर्षा है, जुलाई में होता है, ठीक है। मानसून प्रतिच्छेदन 2-3 सप्ताह तक का वर्षा का अंतराल, वो मानसून प्रतिच्छेदन है। और मुख्यतः अगस्त या सितंबर में होता है। ऐसा समय आ जाता है जब बीच में बारिश रुक जाती है 15-20 दिन के लिए। निवर्तन का मतलब हो गया ऐसी घटना जिसमें राजस्थान मानसून के लौटने की घटना। और राजस्थान में लौटने का समय अक्टूबर नवंबर है, जबकि भारत में नवंबर व मध्य दिसंबर तक। ये थोड़ा इसने एडवांस लेवल पर बात कर ली है, बाकी हमने एग्जैक्ट डेट के हिसाब से बात की थी, 27 सितंबर, 30 सितंबर राजस्थान से। कार्तिक हीट यहाँ लिखा हुआ है, इसको देखेंगे आप तो समझ में आएगा थोड़ा सा। अचानक तापमान का बढ़ जाना, मानसून के निवर्तन के दौरान अचानक तापमान का बढ़ जाना अक्टूबर हीट या कार्तिक हीट कहा जाता है। मानसून को प्रभावित करने वाली जो वैश्विक घटनाएं हैं उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है अल नीनो और ला नीनो का। तो अल नीनो है, यही खराब है, गर्म जलधारा है, जब ये हर 5-6 साल में बनती हैं। और इसकी स्थिति है 3 डिग्री 24 डिग्री के बीच में, और पूर्वी प्रशांत महासागर में। और समय होता है दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, मतलब जो अपन क्रिसमस वगैरह मनाते हैं उसके लगभग। और ये अगर गर्म जलधारा वहाँ पर बनी तो फिर अपना जो मानसून है वो प्रभावशाली नहीं होगा, और ये देरी से पहुँचेगा। इस साल जो स्थिति बनी है वो अल नीनो वाली बनी। इसको चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट या यीशु का शिशु भी कहा जाता है, या महासागरीय बुखार भी कहा जाता है अल नीनो को। फिर आगे है लाल नीनो, ये ठंडी जलधारा होती है और ये मानसून के हिसाब से अच्छी बात है। पूर्वी प्रशांत महासागर वही है, दिसंबर का अंतिम सप्ताह। और अगर ला नीनो वाला इफेक्ट रहेगा तो फिर मानसून है समय पर आएगा और ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। और अल नीनो की छोटी बहन कहा जाता है, ऐसा। फिर शरद ऋतु की बात कर लेते हैं अपन। मानसून का निवर्तन काल, इसके आरंभ में, और कार्तिक हीट, ये शरद ऋतु की दो खास विशेषताएं। शीत ऋतु में एक शब्द है मावट। मुझे लगता है कि जलवायु वाला जो टॉपिक है उसमें सर्वाधिक अब तक प्रश्न पूछे वो मावट वाले टॉपिक से ही पूछे हैं, कि किन फसलों को फायदा होता है, मावट किन से होती हैं, कौन से क्षेत्र में होती हैं, ये चीज़। तो ये पूरा इस मैप से आप समझेंगे इसको। ये पश्चिमी विक्षोभ और उसी को जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। तो मेन जो प्रभाव है इसके पीछे का कारण है वो तो हो गए ये। अब ये कहाँ से होकर आती हैं जेट स्ट्रीम, तो ये भूमध्य सागर से होकर आती है, या जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भूमध्य सागर के ऊपर से आते हैं, मतलब इसको कवर करते हुए ये भारत तक पहुँचते हैं। तो भूमध्य सागर के ऊपर से जब निकलते हैं तो वो नमी धारण कर लेते हैं, और वही नमी है फिर अपने जो पश्चिमी अपना भारत है, उत्तरी भारत है, यहाँ पर बारिश करता है। और राजस्थान में जो प्रभावित क्षेत्र आएगा उसमें अपन बात करें अगर, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, सर्वाधिक जो मावठ की संभावना बनती है वो यहाँ। और इससे लगभग जो टोटल पूरे साल की बारिश होती है उसकी 10% बारिश है वो मावठ से हमें प्राप्त होती है। शीतकालीन वर्षा को मावठ कहते हैं, कहाँ से, तो भूमध्य सागर, पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के द्वारा। और जो समय है वो दिसंबर से मार्च के बीच बीच में ये बारिश होती है। कुल वार्षिक वर्षा का 10%, ये भी याद रखना, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। और किसको लाभ होता है, तो रबी की फसलों को। और रबी की फसलों में सबसे मुख्य फसल कौन सी है, तो गेहूँ है, इसीलिए इसको गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जानते हैं, ये आगे दे रखा है इसमें। और प्रभाव कहाँ रहता है, तो उत्तरी पश्चिमी भाग, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर वाला क्षेत्र आता है। और उपनाम इसका मावट का गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी इसको जानते हैं। ऐसे सीधा प्रश्न आ गया, गोल्डन ड्रॉप्स किसको कहते हैं, मावट शब्द अगर उसमें ऑप्शन में है तो वो सही आएगा आपका आंसर। शीतलहर, अब शीतलहर क्या है, हिमालय की ओर से जो शीत ऋतु में हवाएं चलती हैं, काफ़ी ठंडी हवाएं, उनको शीतलहर कहते हैं। और इनकी जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, मतलब इस तरह। चूरू, सीकर, बीकानेर इसके चपेटे में आते हैं। हाँ, ये इसमें मैप में अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, इस तरफ। और मुख्य जो प्रभाव पड़ता है, 3 जिलों के नाम आए हैं। सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, ऐसा अगर आ जाए शीतलहर का, तो चूरू आप ध्यान रखेंगे, इसके अलावा सीकर और बीकानेर। और कब, तो जनवरी महीने। जलवायु संबंधी अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में बात कर लेते हैं। समवर्षा रेखा,
आइसोटाइप लाइन इसमें मानचित्र में जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो एक समान वर्षा वाली जगह हैं उनको बताती हैं। जैसे मतलब इस तरह से हमने लाइन बना दी, फिर इस तरह से लाइन बना दी, इस तरह से, तो यहाँ जैसे 20 सेंटीमीटर तक, यहाँ फिर 50 सेंटीमीटर तक, यहाँ 60 सेंटीमीटर तक, तो ऐसी इनको समवर्षा रेखा अपन कहते हैं। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो मरुस्थल को शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थल दो भागों में बांटती है। जो हमने कोपे एंट्री वार्ता वगैरह के पढ़े थे उसमें भी इस तरह से डिवाइड कर रखा है उसको। 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग दो बराबर भागों में बांटती हैं, पार्टीशन पार्ट कर देती हैं दो पूरा बीच में। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली पर स्थित है जो पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है। महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली कौन सी है, तो 50 सेंटीमीटर। समवायुदाब रेखाएं, आइसोबार लाइन, इसमें क्या है, जो काल्पनिक रेखाएं हैं और मैप पर बनाते हैं अपन, और एक समान वायुदाब वाले स्थानों को, जैसे जो वर्षा रेखा शब्द आया था अभी, वो तो हो गया एक समान वर्षा वाले, और यहाँ वायुदाब की अगर बात आएगी तो एक समान वायुदाब वाले स्थान। तो इसमें जनवरी में 1018 1019 मैक्सिमम मिनिमम जो भी है जनवरी का पूरा दे रखा है। टेम्परेचर होता है लो, और जो एयर प्रेशर है वायुदाब है वो हाई रहता है जनवरी में। और जुलाई में क्या स्थिति बनती है, तो टेम्परेचर हाई है, एयर प्रेशर होता है लो, और मिनिमम में अगर बात करें तो 997 तक आ जाता है, बाकी 1000 मिलीबार तक। और ये दो वायुदाब रेखाएं बनती हैं अपनी, एक ये जो अपना क्या कहें इसको, पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी जो राजस्थान है उसके लिए बनती है, और एक जो सम वाला ये मतलब पश्चिमी रेगिस्तान का क्षेत्र है वो बीकानेर चूरू सीकर वाला क्षेत्र। और इसके अलावा हाँ, ये हो गया अपना वायुदाब वाला। वर्षा रेखा को भी थोड़ा बहुत और मतलब कि जनवरी वाला अगर अलग पढ़ रहे हैं अपन, जुलाई वाला तो ये जुलाई वाला है, जिसमें मिनिमम वाली बात अगर करें अपन तो मिनिमम जो वायुदाब होता है वो 997, और ये जो अपना मैक्सिमम चांस सर्वाधिक रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, वो वाला भाग आ जाएगा। इसके अलावा मैक्सिमम वाला रहेगा तो अपना जो आबू वाला और जो दक्षिणी राजस्थान वाला भाग। ओके, इतनी ही बात है जलवायु वाले टॉपिक में। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया ये टॉपिक। मुझे लगता है कि नोट्स इतने सफिशिएंट हैं। ये नोट्स अगर आप कंप्लीटली अपनी कॉपी में बिल्कुल डायग्राम वाइज अगर लिखेंगे, एक बार और वीडियो देख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। सारी चीज़ें याद करने की आवश्यकता नहीं है, जितना आप याद रख सकते हैं समझ सकते हैं उतना याद रखना है। परीक्षा में जलवायु वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होगा अगर एक बार ये वीडियो भी देख लिया आप। ओके, धन्यवाद।